Hello everyone, welcome to the tab. I am Santosh. So today we are going to discuss about two very important chapters in the costing syllabus, and these two chapters are budgetary control and lean system. And why I'm saying these are very important chapters, if we try to analyze the past year papers of SEBI and PFRDA, the weightage of these two chapters with respect to the costing component is immensely high. That's why I'm saying from the point of view of marks, these two chapters are very important. And trust me, I have included all the important previous year MCQs in today's class as well. तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इन दो चैप्टर से एग्जामिनेशन में कि पूरी पीपीटी सिर्फ PYQ से ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं और अगर इंक्लूड करता तो एक क्लास लंबी हो जाती. दैट्स वाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे PYQs इंक्लूड कर रखे हैं इन दो चैप्टर से, और इतने ज़्यादा आए थे कि सब इंक्लूड कर दिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी हैव 10 क्वेश्चंस टुडे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस, राइट. तो फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग के बराबर ही ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रीवियस स्टैंड में हम देख चुके हैं. ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग this lecture, let's continue with our first question that says which of the following does not appear in the cash budget. So, and this question has been asked in the SEBI Grade A Phase 2 2020. Now see, to understand this question, I want to tell you the concept related to the budget, right, and budgetary control as well. Then we are going to discuss about cash budget. Then we are going to attempt this question. ठीक है, तो बजट समझेंगे, बजटरी कंट्रोल समझेंगे और कैश बजट समझेंगे. देन इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज बजट. अब बजट तो बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ. इन बजट व्हाट वी डू ना, वी सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट और एवरीथिंग और एवरी एक्टिविटी. लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी और आपकी. मैंने कहा कि सेल्स जो है हमारी एस्टिमेट किया फ्यूचर के लिए. बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है. देन बजटरी कंट्रोल उस पर कंट्रोल का काम करता है कि एक्चुअल में वही चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही जो हमने एस्टिमेट किया था. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए सेल्स हमने एस्टिमेट की या हमने बजट बनाया कि हमें 1 लाख यूनिट्स सेल करनी है. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया. सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द बजट पॉलिसी, राइट. सेम वे अगर हमने कॉस्ट की बात की, मैंने कहा कि जो यूनिट्स हैं जो हम परचेज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसका बजट अगर हमने प्रिपेयर किया तो उसकी हम लिमिट रख देंगे कि हमें ये कॉस्ट जो बेयर करनी है रॉ मटेरियल में वो लेट्स से 50 लाख करनी है. ठीक है, ये एग्जांपल है. तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं. एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया, और जब हम सारे स्टैंडर्ड्स को साथ में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं डॉक्यूमेंट में, तो दिस इज़ व्हाट योर बजट इज़. बजट एक पॉलिसी हो गई कि ये हमको एक रोड मैप देगा कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने एक्सपेंसेस करने हैं. तो सर बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं. बजटरी कंट्रोल एक्चुअल प्रैक्टिस है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है कि खर्चे इसके ऊपर ना जाएं, सेट स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर खर्चे ना जाएं, या सेल्स जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके ऊपर ही रहें. तो जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की और ढूंढते हैं डिविएशन कहाँ है और उसको कोशिश करते हैं उसको रेक्टिफाई करने की, जो हमारी एरर से मिस्टेक्स हुई हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल बजटरी कंट्रोल. तो ये प्राइमरी डिफरेंस दोनों चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया. ठीक है, ध्यान रहेगा सारे बच्चों को, आई नो ध्यान रहेगा. तो अब हम बात करेंगे कैश बजट की. हमने समझ लिया कि बजट और बजटरी कंट्रोल क्या है, लेकिन व्हाट इज दिस कैश बजट. सी, इन द बजट वी वर प्रिपेयरिंग the budgets of different activities like for the sales, for the cost, for the profit as well. Okay, but in the cash budget we are only going to consider cash inflow and cash outflow. That means it is the estimation of cash inflow and cash outflow, right, over a specified period of time. It can be weekly, monthly or yearly, right. तो समझ में आई बात कि कैश बजट में हम सिर्फ कैश कंपोनेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं. तो इट इज इनफ. कैश बजट समझ में आ गया. ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं. नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द कैश बजट. कैश बजट में वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर कैश कंपोनेंट्स. सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वी आर गोइंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम आवर डेटर्स इन द कैश फॉर्म और इन द बैंक डायरेक्टली. सो इट इज गोइंग टू अपीयर. ठीक है, तो ये अपीयर करेगा. तो सो जहाँ पर मैं क्रॉस का साइन लगाऊंगा दैट शुड बी द आंसर, बिकॉज इट सेज डज नॉट अपीयर. डिप्रिसिएशन क्या है? ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है क्या? नहीं है. In the depreciation we don't actually pay money. It is recorded in the books of accounts but we don't actually pay money, right? So depreciation क्या है? Out of pocket cost
नहीं है, so it should not be included in the cash budget. So correct answer is your option number B, that is depreciation. चलो भाई, सबको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। Let's have question number 2. Which of the following is not the feature of budgetary control? This question has been asked in the phase 1 examination of 2022 of SEBI Grade Officer. ठीक है, first option says budgeting is a plan of action based on past performance. Yeah, it is correct. And governed by the rational judgment of factors that is going to influence future course of action. Right, isn't it? So it is absolutely correct. And the question is asking about not the feature. Right, so again, when I'm going to cross it, that is going to be the answer. Second option says for budgeting, the organizational structure must be clear. The organizational structure must be clear. क्यों क्लियर क्यों होना चाहिए? अरे अगर हम कंट्रोल जब करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि इस फैक्टर की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइन टू आइडेंटिफाइबल यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये रिस्पॉन्सिबल था, मतलब ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, या जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है वो ब्रीच हो रहा है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बजटिंग डज नॉट फैसिलिटेट इन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुननी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है ना हमारा, क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि जो भी हमने सेट स्टैंडर्ड रखे हैं, अगर उससे डिविएशन होता है तो अब उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज। एक्सेप्शन है ना, वो सेट स्टैंडर्ड से डिविएट कर रहा है, देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इट एंड वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई। फर्स्ट वी आर गोइंग टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड द डिविएशन एंड देन वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट, इजंट इट? सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो बजट में हो गई ना, यही तो बजट का काम है, बजटरी कंट्रोल का यही तो काम है कि बजट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन एडवांटेज ऑफ बजट। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट इज सेइंग बजटिंग डज नॉट, नो, इट डज फैसिलिटेट द मैनेजमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सारे बच्चों का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। जस्ट इन टाइम, दैट इज योर JIT। ओके, अब जस्ट इन टाइम क्या होता है सर? आपने तो बताया नहीं, मैं बताऊंगा। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द SEBI ग्रेड ए फेज 1 2020। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो भी हम चैप्टर पढ़े ना, एक तो था बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एक चैप्टर हो गया, उसके बाद जो चैप्टर था वो था लीन सिस्टम। तो इस सेकंड जो लास्ट चैप्टर है हमारा एकदम लीन सिस्टम वाला, इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। किस चीज़ की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम इसमें पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें। अब ये टेक्निक बहुत सारे मतलब लोगों ने दे रखी है। किसी ने बोला JIT यूज़ कर लो, जस्ट इन टाइम यूज़ कर लो, किसी ने बोला कि 5S यूज़ कर लो, तो जापानीज़ टेक्निक ने कुछ और काइजन टेक्निक बोला। तो ये सब टेक्निक्स के नाम हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसी ने बोला 6 सिग्मा यूज़ कर लो, है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन सबका ओवरऑल पर्पस क्या है? क्योंकि हमें ब्रॉडर व्यू पता होना चाहिए, डिटेलिंग से पहले हमें एक ब्रॉड व्यू चाहिए होता है, इजंट इट? सबका पर्पस यही है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ठीक है जी, इतनी बात सर हमको समझ में आ गई। अब आप बता दीजिए कि JIT क्या है। चलो डिटेलिंग में जाते हैं, ओवरव्यू समझ में आ गया। अब JIT क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना। JIT वो इन्वेंट्री सिस्टम है दैट सेज दैट रॉ मटेरियल, we are going to order the raw material when we actually require them। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। जस्ट इन टाइम नाम से क्या समझ में आ रहा है? हम रॉ मटेरियल को अननेसेसरी अपने पास नहीं रखेंगे, जब हमें ज़रूरत होने वाली है हम एस्टिमेट करेंगे, उसी टाइम पे मंगाएंगे ताकि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम हो, वेयर हाउस की कॉस्ट है उसको स्टोर करने की कॉस्ट कम से कम हो, या फिर कह लो हमारी वेस्टेजेस कम से कम हो। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी दैट इज़ गोइंग टू अलाइन रॉ मटेरियल ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लायर डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो हम प्रोडक्शन शेड्यूल को एस्टिमेट करेंगे और इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल को जस्ट इन टाइम ही मंगाएंगे, जब चाहिए तभी मंगाएंगे। हम एडवांस में अपने पास बहुत सारा इन्वेंट्री स्टोर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जस्ट इन टाइम हमें समझ में आ गया सर, और बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा। तो इसमें
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिस मेथड रिक्वायर्स प्रोड्यूसर्स टू फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। वाई? अगर हमने फोरकास्ट जैसे नहीं किया, अब ये तो अलाइन है प्रोडक्शन शेड्यूल के साथ ऑर्डर्स। मान लो हमने एस्टिमेट किया था 1000 रॉ मटेरियल हमें चाहिए, लेकिन हमारा 2000 की डिमांड आ गई फिनिश गुड्स की, जिसके लिए हमें 2000 यूनिट चाहिए थी, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना 1000 यूनिट्स के लिए, और ब्रांड की इमेज खराब होगी। तो जस्ट इन टाइम रिक्वायर्स फोरकास्ट, इट रिक्वायर्स फोरकास्ट टू बी एक्यूरेटली मेजर्ड, राइट? ठीक है, समझ में आ गई बात हमें। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो JIT इज यूज इन व्हाट? शेड्यूलिंग? नो। स्पेसिफिकली इट इज यूज इन व्हाट? मार्केटिंग? नो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मैंने पढ़ाया ना जस्ट इन टाइम क्या होता है। जस्ट इन टाइम इज यूज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो उसका प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, सॉल्व हो गया प्राइमरी पर्पस। ठीक है, अब आते हैं MRP2 इज अ टाइप ऑफ व्हाट? दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द सेबी ग्रेड ए फेज 2 2020, फेज 2 में आया है। इसका मतलब है MRP2 के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम, लेकिन उसके पहले वही ध्यान रखना जो मैंने शुरू में बताया था। क्या? ब्रॉडर ओवरव्यू, बहुत सारी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबका पर्पस क्या है? कॉस्ट को स्टैंडर्ड लिमिट के अंडर रखना, या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहना। हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ये समझ के पढ़ना। ठीक है, अब MRP2 क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। MRP2 इज योर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की। तो MRP2 इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन दीज 3 टर्म्स सेपरेटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन, रिसोर्स प्लानिंग, इसका मतलब है MRP क्या है? रिसोर्स की प्लानिंग है। अच्छा, रिसोर्स, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स? मैन्युफैक्चरिंग में कौन से रिसोर्स लगते हैं? फर्स्ट, रॉ मटेरियल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया सारे बच्चों ने। और क्या लगते हैं बताओ? लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा, और मशीन लगेगी कि नहीं लगेगी? यस, सो दीज 3 आर द मेन और प्राइमरी फैक्टर्स। अब क्या कहता है MRP2? MRP2 कहता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब दिस MRP2 इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट डिटेल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल यूजिंग व्हाट? यूजिंग रियल टाइम डेटा to coordinate between these 3 factors, to coordinate the arrival of the component, to coordinate the arrival of the raw materials with the availability of labor and machine availability of। अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेशन नहीं रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। बताऊं कैसे? देखो, रॉ मटेरियल आया, मान लो ये लोग खाली नहीं है, ये काम में लगे, मशीन किसी और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, लेबर्स भी काम कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब रिवर्स कर लो इसका, रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल नहीं आया सेकंड केस में, और ये लोग आइडल बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? तो MRP क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स की प्लानिंग है। रिसोर्स की प्लानिंग, ये 3 रिसोर्स हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना इन तीनों चीज़ों में यूजिंग रियल टाइम डेटा। ठीक है, कब डिमांड जनरेट हो रही है, कब हमें प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल चाहिए, और देखना कि कब लेबर तुरंत खाली हो गए हैं, काम उनका ख़त्म हो गया है, कब मशीन खाली हो गई है। तो ये सारे डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिंक करता है, कोऑर्डिनेट कराता है, और रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि अब टाइम आ गया रॉ मटेरियल मंगाने का, तुरंत मंगाओ और तुरंत काम चालू। बात समझ में आई? ईजी इनफ। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा इसका नाम ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग 2 क्यों लिखा है? क्योंकि मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग 1 भी था, अब उसको एडवांस कर दिया गया, देन इट इज़ कॉल्ड MRP2। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं। चलो, अब ये क्वेश्चन आ चुका है फेज 2 की 2020 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? MRP2 इज अ टाइप ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन डिज़ाइन टेक्निक। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाम ही इसका ये मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, तो प्रोडक्शन को डिज़ाइन करने की टेक्निक है। किस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन होगा हमारा सॉफ्टवेयर की हेल्प से, दैट्स व्हाट योर MRP2 इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चलो, 5th क्वेश्चन वी हैव इज which of the following is aimed at eliminating waste and increasing efficiency? Very important question, मोस्टली आता ही है ये जो टेक्निक्स इन इनके बारे में आना ही आना है एग्जाम में, तो फिक्स है। क्या क्वेश्चन आएगा ये मुझे नहीं पता, बट इनमें आना है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, PFRD और सेबी की बात कर रहा हूँ, NPS में तो चलो NPS की बात नहीं करते अभी, PFRD और सेबी की बात करते हैं। ठीक है, चलो कहाँ था मैं? तो इनके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट?
ओके, लेट्स स्टार्ट विद द काइजन टेक्निक। ठीक है, काइजन का एम होता है वेस्ट को डिक्रीज करना, वेस्ट को मिनिमाइज करना बाय एलिमिनेटिंग ओवर प्रोडक्शन और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लेकिन काइजन में जो की वर्ड है वो ये है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये की वर्ड है इसका। काइजन बिलीव्स इन ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना जरूरी है, ग्रेजुअली, ड्रास्टिक चेंज नहीं, ग्रेजुअली। दिस इज व्हाट काइजन सेज। बात समझ में आ गई? अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हटाओ, ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओ, और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये काइजन। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड लिमिट में आ गए तो नहीं, और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इट सेज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ओवर टाइम, राइट? आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो काइजन का जो मेन की वर्ड है वो क्या कहेंगे हम? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, या फिर कह सकते हो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट हो गया, आगे और होगा, थोड़ा सा आगे और होगा, आगे और होगा, ये ठीक है। सिक्स सिग्मा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी मैनेजमेंट टूल है जिससे कि कैपेबिलिटी बढ़ती है बिजनेस प्रोसेस की और एरर कम होते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हम काइजन के बारे में हमने समझ लिया। अच्छा, काइजन के अलावा इसमें एक और चीज़ है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये भी मैं आप लोग को अब बता देता हूँ। लेट्स डिस्कस दिस। सी, नेम सेज, लेट्स ब्रेक इट डाउन इन 3 पार्ट्स: बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। what it is trying to convey, प्रोसेस को री इंजीनियर करना, प्रोसेस को एक बार ड्रास्टिकली चेंज करते हो, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें, पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर कर दे रहे हो। तो मैनेजमेंट की कमेटी बैठी, देन दे डिसाइडेड दैट वी शुड री इंजीनियर, वी शुड modify our existing process in a drastic manner. This is what business process re-engineering is. बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? This question says which of the following is aimed at eliminating waste and increasing efficiency? So the most appropriate answer here is Kaizen. ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है ग्रेजुअली और इफेक्टिवली, और वेस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सिक्स सिग्मा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, छोड़ूंगा कुछ नहीं मैं, आई विल टेल यू एवरी कॉन्सेप्ट दैट आर इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट लेट्स हैव द सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5S? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सेबी ग्रेड ए फेज 1 2022। अब 5S में हमारे पास S से स्टार्ट होने वाले 5 एलिमेंट हैं, जो एक टेक्निक है। सारी टेक्निक क्या होती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। इस टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, देन वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेटों, सीरी, ये भी जापानीज वर्ड्स हैं तो इन पे प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा ध्यान मत देना मेरी, ठीक है? जापानीज है, मैं जापानीज तो नहीं, सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट आई प्रोनाउंस दीज वर्ड्स इनकरेक्टली, बट लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज वर्ड्स, राइट? नॉट ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज जापानीज वर्ड्स, राइट? ओके, तो 5S होता क्या है? 5S is a workplace organization method that is going to use a list of 5 Japanese word, and it is going to do what? What is the purpose of this technique? Its main purpose is to increase the efficiency. Its main purpose is to increase the efficiency, and how? By using these 5 words or techniques. So first is your sort, that is Siri in Japanese. What is this sort? Sort says कि unnecessary जो चीज़ें हैं उनको हटा दो। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम सेबी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? सेबी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो अननेसेसरी मटेरियल्स हैं, अब हमने इतनी सारी बल्क बुक्स ले आए मार्केट से, ठीक है, जो रिलेवेंट नहीं भी हैं, तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या? कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे ना? ऑब्वियस सी बात है। टाइम ही कितना मिलता है नोटिफिकेशन के बाद? 1 महीना मिलता है मुश्किल से। सेबी ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 महीना देती है खाली, ठीक है? तो अगर हम सॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब अननेसेसरी जो आइटम्स हैं उनको हटाएंगे नहीं और ऑब्स्टेकल्स को हटाएंगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए पहला है सॉर्ट। अब जो बुक्स हमको चाहिए थी सेबी के लिए, हमने सिर्फ उनको रखा बस, या फिर बुक्स या फिर ई बुक्स जो हैं, या फिर लेक्चर जो हैं, कॉस्टिंग के लिए रख लिया एक प्लेलिस्ट बना के, अकाउंट्स के लिए बना के प्लेलिस्ट रख लिया, फाइनेंस के लिए रख लिया, ठीक है? इस तरह से सॉर्ट कर लिया हमने कि हमको ये पढ़ना है, ठीक है?
और हमने मॉक्स देख लिया कि ये लगाने हैं, तो ये सॉर्टिंग होगी कि अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स को हटाओ, जो रिक्वायर्ड है उसको काम करो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इज दैट इज सेटो, एंड इन इंग्लिश वी से इट सेट इन ऑर्डर। ये सेट इन ऑर्डर क्या है? ये तो बहुत आसान है, मतलब हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए किस ऑर्डर में काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम एग्जांपल है सेबी का, तो पहले हमें क्या पढ़नी है? पहले हमें टफ पार्ट पढ़ने हैं, पहले हमें कॉस्टिंग पढ़नी है, कॉस्टिंग से पहले अकाउंट्स पढ़नी है, फिर कॉस्टिंग पढ़नी है, फिर हम फाइनेंस में जा सकते हैं, फिर हम कह सकते हो इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, फिर हम कंपनीज एक्ट में जा सकते हैं, फिर एक और जो कंपोनेंट है उस पर जा सकते हैं। तो हमारे 6 कंपोनेंट थे, वो हमने 1 बाय 1 कवर कर लिए, मैनेजमेंट जो है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ऑर्डर सेट कर लिया। किस लिए ऑर्डर सेट किया? ऑर्डर सेट किया हमने देख के कि क्या एग्जाम में होने वाला है, वेटेज कितना कितना है और हमें कितना एफर्ट लगेगा किस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से हमने ये एग्जांपल है, हाँ यही फॉलो मत कर लेना, ये एनालाइज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के हिसाब से, ठीक है। अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम इनटू द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट एक्सेसिबल अरेंजमेंट सो दैट दे कैन बी इजीली सेलेक्टेड फॉर यूज एंड मेक वर्क फ्लो स्मूथ एंड ईजी। तो अगर वर्क फ्लो की बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो इस तरह से करो कि वर्क फ्लो ईजी हो जाए, इस तरह से सॉर्ट करो चीज़ें। तो फर्स्ट था सॉर्ट, और फिर इस तरह से ऑर्डर में करेंगे कि वो स्मूथ हो जाए चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सेसो, जिसे बोलते हैं शाइन, ठीक है। हमने सॉर्ट कर लिया, मतलब अननेसेसरी को हटा दिया, नेसेसरी आइटम को रख लिया और उनको ऑर्डर में बुक शेल्फ में अपनी सारी बुक्स को या फिर जो भी प्लेलिस्ट है उनको ऑर्डर में अरेंज कर लिया कि एक के बाद एक ये पढ़नी है चीज़ें। अब शाइन क्या है? अब इसको शाइन को मैं ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में नहीं बता सकता, ऑफलाइन बुक अगर रखी है आपने तो भाई साफ़ सुथरा रखो, और क्या। शाइन सेसो मतलब क्लीन योर वर्क प्लेस, ठीक है। टेबल में पढ़ लो, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, जो भी हैं उनमें साफ़ रखो, अगर ऑनलाइन पढ़ लो तब भी, ठीक है। तो साफ़ रहेंगी चीज़ें, ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आसान रहता है, ठीक है। तो सेजो हमारा हो गया। अब आता है सिकित्सु, जिसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज मतलब अब आपने सोचा सब कुछ हो गया प्लान, सारे रिसोर्सेज आपको पता है क्या पढ़ना है। अब आपने सोचा कि मैं रोज़ 1.5 आवर्स कॉस्टिंग पढ़ूंगा, 1.5 आवर्स अकाउंट्स पढ़ूंगा, 45 मिनट्स फाइनेंस पढ़ूंगा, 45 मिनट्स मैनेजमेंट पढ़ूंगा, देन 1 आवर इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और कंपनीज एक्ट भी 1 आवर पढ़ूंगा। इस तरह से आपने सोच लिया, तो ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई इतने घंटे मुझे डेली पढ़ने हैं और इतने इतने सब्जेक्ट में लगाने हैं। तो दिस इज़ व्हाट योर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। नाउ कम्स योर फिफ्थ एस, दैट इज सितस्के, दैट सेज सस्टेन। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, यू हैव टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने को कहते हैं सस्टेन करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में। व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5S? सेटो, सेरी, सिटुस्के, सिसो एंड सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सपोर्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि सपोर्ट के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। बात समझ में आ गई हमको कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 7 says, and it has been asked in the SEBI Grade A Phase 1 2022. It says, change for better and continuous improvement is termed as what? ये तो मैंने बता दिया था कीवर्ड पहले ही, continuous improvement. So answer should be option number A, that is Kaizen. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं बहुत सारे टेक्निक्स में, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फोकस हो गए हैं, तो ये मैंने कीवर्ड बता रखे हैं। चलो, सेबी ग्रेड ए फेज 1 2022 में दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीन सिस्टम। लीन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? पहले समझते हैं कि लीन सिस्टम होता क्या है बहुत ब्रीफली, देन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। लीन इज़ अ वे टू डू मोर एंड मोर विद लेस एंड लेस रिसोर्सेज, मतलब एफर्ट कम लगाओ, इक्विपमेंट कम लगने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। दिस इज़ व्हाट लीन सिस्टम, दिस इज़ व्हाट लीन मीन्स। लीन सिस्टम मीन्स सिस्टम वेयर दिस लीन अप्लाइज, ठीक है। और ये 3 आइडियाज, सिंपल आइडियाज़ में रिलाई करता है। पहला, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से वैल्यू को हमें डिलीवर करना है, कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से हमें डिलीवर करना है, हमें वेस्ट को एलिमिनेट करने हैं, the things which don't add value to the product we have to eliminate it, right? And we have to continuously improve. These 3 things are primary basically ideas on which this lean system relies, right? अब principle जो है पूरा lean system का which says we have to identify the value जो customer को चाहिए, ठीक है। value stream mapping क्या होता है? It must include all the action and people involved in the process of delivering the end product. मतलब जो हमें end product deliver करना है,
सारे एक्शन और पीपल को हमें मैप करना पड़ेगा कि क्या पीपल या एक्शन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट में. दिस इज व्हाट वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करना, ताकि पता चल सके कि किस रिसोर्स को यूज़ करके क्या वैल्यू ऐड हो रही है. क्लियर है. अब एक फ्लो क्रिएट करना हमें, कि एक फ्लो है कि ऐसे ऐसे टीम वर्क हो रहा है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में काम हो रहा है. व्हाट इज दिस पुल सिस्टम? देखो हमें वेस्ट को मिनिमाइज करना है, तो पुल सिस्टम पे काम करेगा ये. दैट मीन्स जब डिमांड जनरेट होगी तब हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे, या फिर हमने एस्टिमेट किया कि डिमांड इतनी होगी तब हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे, अननेसेसरी का स्टोरेज नहीं रखेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल पुल सिस्टम, नॉट अ पुश सिस्टम. पुश सिस्टम क्या होता है कि हमने रख लिया अपने पास पहले से बना के, ना वो नहीं करना है. पुल सिस्टम, जब डिमांड होगी या फिर हमने जो एस्टिमेट किया डिमांड का, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू ऑर्डर आवर सप्लाईज. राइट. चलो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यू नो दिस थिंग. चलो, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ that says which of the following is not a part of lean system. Not a part of, ठीक है. continuous improvement तो part है. it is based on push system? No, not at all. it is based on pull system, not a push system. हम push नहीं कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, हम डिमांड को हम बढ़ा रहे हैं by creating the value. ठीक है. एज अ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट. सो पुश सिस्टम पे बेस्ड नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ TPM does not include which of the following component. अब TPM के बारे में पढ़ते हैं. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है. ये क्या है? एक प्रोएक्टिव अप्रोच है. प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब सर टाइम से पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देन उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश अभी करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट प्रोएक्टिव अप्रोच. तो TPM में ब्रेकडाउन होने के बाद हम कोई कम से कम करते हैं काम, हम ब्रेकडाउन होने के पहले ही सारी चीज़ें हमें करनी है. दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट है. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करेंगे, हम प्रिवेंट कर लेंगे कि ना हो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं करते हैं. सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच डज नॉट इंक्लूड. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करेंगे, मेंटेनेंस प्रिवेंशन ये सब एक ही, ये सब करेंगे हम, लेकिन हम ब्रेकडाउन होने के बाद कम से कम हो चीज़ें. दैट इज़ व्हाट आर मेन पर्पस इन द TPM. ठीक है. TPM समझ में आ गया. और ओवरऑल तो आपको पता है पर्पस क्या है. पूरे चैप्टर में जितने टेक्निक है सबका एक ही पर्पस है. ओवरऑल डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग है. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीन सिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड ब्रीफली अबाउट TPM, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, रिमेंबर दैट 5S. सो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता इनके क्वेश्चन आने से. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द 10th क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन, which says which of the following is not a principle of Kaizen costing. Again Kaizen costing, and it has also been asked in the PFRDA grade A phase 2 examination. तो Kaizen, Lean और 5S ये सब important है. ठीक है. तो ये आंसर I need this question's answer in the comment section. तो क्या होता है which is not a principle? Continuous improvement, advocate collective decision making, all unskilled employees concentrates on waste elimination. So which is not the feature, which is not the component of Kaizen costing? You have to answer this in the comment section. चलो, हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और इसकी में भी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा एक. तो जितनी क्लासेस हैं ये 1 to 8 हमने जो की हैं, ये सारी की सारी क्लासेस अगर आपने कर ली अच्छे से और जितने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए, बार बार देखना, हाँ, वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज में बता रखे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी कहानी सुना दी है. कोई भी लेक्चर मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के ही लेक्चर्स हैं. ठीक है. हाँ, फर्स्ट लेक्चर था बड़ा क्योंकि उसमें मुझे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने थे स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से. ठीक है. दैट्स वाई. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना. तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कभी किसी और लेक्चर में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू.